आज हम एक बड़ी मज़ेदार और रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। कौन सी यात्रा? भोजन की यात्रा। हम अपने मुख द्वारा माउथ से भोजन को अंदर लेते हैं, उसे पचाते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं और फिर क्या करते हैं? भोजन का अनुपयोगी भाग मल के रूप में निष्कासित कर देते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? ये एक रोमांचक और हैरान कर देने वाली यात्रा है भोजन की। आइए इस यात्रा पर चलें। भोजन या जो फूड होता है वो एक सतत नली कैनाल से गुजरता है, जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अभी जो आहार नाल है ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इस नली के जो खास भाग हैं वो हैं मुख गुहा, ये यहाँ बक्कल कैविटी, और ये जो है दूसरा वाला भाग, इसको बोलते हैं ग्रसिका, ईसोफेगस, ये वाला हिस्सा ये ग्रसिका है। उसके बाद यहाँ ये आमाशय, स्टमक, इस जगह से ये यहाँ से ये वाला हिस्सा जो अंदर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्षुद्रांत्र है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है बृहदांत्र, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, और अंत में ये गुदाद्वार जिसको हम कह रहे हैं एनस। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके ये मुख्य भाग हैं। तो आहार नाल जो है या एलिमेंट्री कैनाल मूल रूप से मुख से लेकर गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है, और इस नली के सारे मुख्य भाग हैं। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। तो फिर पाचन तंत्र क्या है? चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि फिर पाचन तंत्र क्या है। तो इस आहार नाल में जैसे जैसे भोजन या फूड आगे बढ़ता जाएगा, है ना, इस आहार नाल के पूरे स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप। मैंने कहा ये यहाँ से लेकर मुख से लेकर गुदा तक, तो इसमें जैसे जैसे फूड या भोजन आगे बढ़ेगा अर्थात नीचे की ओर जाता जाएगा, भोजन के जो कंपोनेंट्स होंगे, फूड कंपोनेंट्स होंगे, भोजन के जो घटक होंगे, उनका भी पाचन क्या होगा? क्रमिक रूप से होता चला जाएगा। और इसमें कौन मदद करेगा? इसमें मदद करेगी विभिन्न प्रकार की यहाँ मौजूद ग्रंथियाँ। तो विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं वो मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? उन ग्लैंड से जो पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस स्रावित होंगे वो डाइजेस्टिव जूस मदद करेंगे। तो अब बच्चों आहार नाल के साथ मदद के लिए क्या मिल गई हमें? ग्रंथियाँ भी मिल गई। तो फिर आहार नाल और मतलब एलिमेंट्री कैनाल जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और संबद्ध ग्रंथियाँ मतलब उनसे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होगी वो मिलकर पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो हम समझ गए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र है उसमें आहार नाल मतलब ये सारे पार्ट्स तो हैं ही, साथ में जो हमारी जो उससे रिलेटेड जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है, वे भी उसमें शामिल है, और वो मिलकर हमारा पाचन तंत्र बनाती है। और इस पाचन तंत्र के मदद से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका पाचन करते हुए उससे पोषण जो प्राप्त करते हैं पूरा इस सिस्टम के द्वारा होता है। अब इसे हमें क्रम से समझना है। तो चलिए भोजन लेकर आ जाइए। तो हम चलेंगे शरीर के अंदर भोजन की यात्रा पर, और हम जानेंगे कि आहार नाल के या जो हम जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं उसके विभिन्न भागों में
जो भोजन है उसका क्या होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आहार नाल में भोजन के आगे बढ़ने को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मुख गुहा या बक्कल कैविटी से। देखिए मुख गुहा या बक्कल कैविटी, ये देखिए यहाँ ये मुख गुहा, ये मैंने यहाँ नाम लिखा है इसका, और ये यहाँ देखिए ये मुख गुहा है। मतलब आप भोजन को तो मुख से ही अंदर ले रहे हैं, तो मुख से अंदर ले रहे हैं, और यहाँ अब ये मुख गुहा के अंदर क्या हो रहा है इसे देखना है। तो शरीर में भोजन कहाँ से अंदर जाता है? मुख के द्वारा अंदर जाता है। तो चलिए यात्रा शुरू हुई, मुख से हमने भोजन अंदर ले लिया। इस क्रिया को हम कहेंगे कि हमने भोजन का अंतर्ग्रहण कर लिया, इंजेक्शन कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि भोजन अंदर लेने के बाद क्या होता है, बताइए। जब हम भोजन अंदर ले लेते हैं तो क्या होता है? हम दांतों की मदद से भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। तो यहाँ दांतों की मदद से हम भोजन को चबाएंगे तो भोजन क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? बदल जाएगा, है ना। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? कणों में क्या होगा? बदल जाएगा। अब क्या होता है कि अब किया जाता है भोजन को गीला, ताकि उसे आगे के मार्ग में आसानी हो सके। तो भोजन को गीला कैसे किया जाता है कि जो लाला ग्रंथि होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उनसे जो निकलने वाली लार है, सलीवा, वो भोजन को क्या करती है? तो सलीवरी ग्लैंड से जो निकलने वाली सलीवा है, ये भोजन को क्या कर देती है? गीला कर देती है। अब यहाँ तो हमने समझ लिया कि ये एक, यहाँ पर हमको एक ग्लैंड या एक ग्रंथि मिल गई जिसको हमने कहा लाला ग्रंथि, है ना। और इससे जो सलाइवा है वो भोजन को क्या कर रही है? गीला कर रही है। और सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको हम कह रहे हैं लाला ग्रंथि, और इसने भोजन को क्या कर दिया? गीला कर दिया, ताकि ये भोजन आसानी से नीचे की ओर जा सके। और फिर जीभ का क्या काम है? जीभ यहाँ क्या करती है? भोजन और लार को मिलाने का काम करती है, और साथ में भोजन को निगलने में भी मदद करती है। और साथ में टेस्ट बर्ड्स भी होती है जीभ में, तो वो स्वाद भी बता देती है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। लार का जो एंजाइम है, अब यहाँ के बाद हम देख रहे हैं कि लार का जो एंजाइम है, जिसको हम कह रहे हैं एमिलेस, है ना। लार के अंदर एक एंजाइम होता है एमिलेस, इसे लार एमिलेस कहते हैं, है ना, सलाइवरी एमिलेस। ये क्या करता है कि ये मंड, मतलब स्टार्च, जो जटिल अणु होते हैं भोजन के, उनको शर्करा अर्थात जटिल अणुओं को सरल अणु, मतलब शर्करा सरल अणु है, स्टार्च जटिल अणु है, तो जटिल अणु को किस में बदलता है? सरल अणु में तोड़ देता है या बदल देता है। और ये जटिल अणु को जब सरल अणु में तोड़ देता है तो हमारा यहाँ का काम लगभग पूरा हो जाता है। और ये करना भी जरूरी है। अगर भोजन का अवशोषण आहार नाल को करना है तो बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट है, मतलब जो जैव उत्प्रेरक या एंजाइम है, उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो भोजन है, जो लार युक्त है, चिकना है, वो सरल छोटे छोटे अणुओं में जो टूटा हुआ है, अब वो किधर बढ़ेगा? किधर बढ़ेगा? वो बढ़ेगा आप फूड पाइप की ओर, ग्रसिका की ओर, ईसोफेगस की ओर। तो अब हमारा नंबर आ रहा है कि यहाँ से जो हमें जो लार मिला हुआ जो भोजन हमारा है, ये भोजन अब क्या है? कहाँ आ रहा है? इस ग्रसिका में आ रहा है, फूड पाइप में आ रहा है, ईसोफेगस में आ रहा है। तो निकला हुआ जो भोजन है वो फूड पाइप में आता है, ग्रसिका में आता है। ये ग्रसिका एक्चुअली क्या है? देखिए गले और चेस्ट से होती हुई देख रहे हैं आप, जा रही है। तो ये गले और चेस्ट से होती हुई जाती है। और एक मज़ेदार बात क्या है कि इसकी वॉल का जो मूवमेंट होता है, अर्थात संकुचन जो होता है, उससे भोजन नीचे सरकता है। इसकी वॉल के मूवमेंट से क्या होता है? भोजन नीचे सरकता है। और ये किसको किससे जोड़ती है? इसको मुंह से आमाशय तक, मतलब अब आपका ये यहाँ से लेकर आमाशय तक ये पूरी की पूरी ये ग्रसिका है, ईसोफेगस, जिसको आप कह रहे हैं फूड पाइप, ये है। तो मुंह से आमाशय, माउथ टू स्टमक तक भोजन इसी ग्रसिका अर्थात फूड पाइप के द्वारा जाएगा। और ये आपने इसमें बड़ी मज़ेदार बात क्या समझी कि इसकी वॉल के मूवमेंट से अर्थात संकुचन से भोजन क्या होता है? नीचे की ओर सरकता है। तो ये ग्रसिका का काम हो गया। अब ग्रसिका से कौन जुड़ा है?
आमाशय जुड़ा है, स्टमक जुड़ा है, क्योंकि हमने कहा ग्रसिका का जो ऊपरी सिरा है वो तो मुंह के साथ जुड़ा है और निचला सिरा जो है वो स्टमक के साथ जुड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आया किसका? स्टमक का। आमाशय। आमाशय आप देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर देखिए आप, ये यू शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इतना इतना, ये आमाशय स्टमक है। एक्चुअली क्या है कि ये मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। ये एक चपटा यू शेप होता है और ये इस पूरी आहार नाल का सबसे चौड़ा, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक और किससे जुड़ा है? ग्रसिका से जुड़ा। देखिए ये यहां ग्रसिका से जुड़ा है और यहां देखिए इस जगह देखिएगा, आप यहां देखिए ध्यान से, ये यहां ये जुड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब छोटी आंत से, जिसको आप क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। तो मैं तो इसको छोटी आंत बोलूंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से जुड़ा है। तो ये आमाशय जो है ऊपर की तरफ तो क्या है? ग्रसिका से जुड़ा है, और नीचे की तरफ आपका कहां किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है छोटी आंत से। ठीक है, मतलब ये ऊपर खुल रहा है ग्रसिका में और नीचे खुल रहा है छोटी आंत में। ओके, अब आमाशय में जैसे ही भोजन आता है, स्टमक में भोजन आता है, तो जो आमाशय है ये क्या होता है? ये आपका जो है फैल जाता है। और आमाशय की जो पेशी भित्ति होती है, मस्कुलर वॉल जो होती है आमाशय की, वो भोजन को अन्य पाचक रसों, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करने में मदद करती है। मतलब इसकी जो ये आप कहें कि जो मस्कुलर वॉल है, पेशी भित्ति है, ये भोजन को अन्य पाचक रस जितने भी हैं, आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो यहाँ आपके स्टमक में हैं, वो स्टमक में मिलने में मदद करती है। अब वो क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो यहाँ जो पाचन कार्य होता है, वो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जो मैंने अभी कहा कि पाचक रस, तो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर ग्रंथियां होती है, तो जो जठर ग्रंथियां जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं, उनके द्वारा यह काम संपन्न होता है। तो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा भोजन में क्या होता है? पाचक रस मिलाए जाते हैं। अब ये पाचक रस कौन कौन से हैं आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या इसमें हम मिला रहे हैं। तो ये जो आमाशय की जो आंतरिक स्तर या यूं कहें सरफेस है या इनर लिनिंग है, उसके द्वारा आप क्या क्या मिला रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, जो क्या कर रहा है? जो ये भोजन आ रहा है ऊपर से, इस भोजन के साथ में आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। साथ में जो एक एंजाइम और है यहाँ पर जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करता है? विघटित करता है। और साथ में श्लेष्मा, जो आमाशय की जो आंतरिक स्तर है, उसको क्या करती है? अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये भी आपका इस तरीके से यहाँ ये हमें दिखाई दे रहा है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। मतलब हमने कहा कि जो आमाशय का जो आंतरिक स्तर है या सरफेस है, इनर लिनिंग है, उसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। HCl अम्ल है। तो ये HCl अम्ल क्या करता है कि ये भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को तो नष्ट करता है, इस साथ में एक काम और करता है, ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में भी सहायता करता है। जो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है, तो उसमें भी ये HCl सहायता करता है। और श्लेष्मा का क्या कार्य हमने देख लिया कि आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब इस तरीके से हमने कहा कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या कर रहा है? विघटित कर रहा है। ओके, अब आमाशय से भोजन किधर आएगा? आप देखिए, आमाशय से भोजन प्रवेश करेगा। अब यहाँ देखिए, आमाशय से प्रवेश कर रहा है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्षुद्रांत्र में। तो ये यहां आने वाला है। अभी चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि अब यहां क्या होगा इसका। छोटी आंत में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का क्या होने वाला है। आमाशय में हम समझ गए। चलिए अब छोटी आंत में देखते हैं, जिसको आप क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। एक्चुअली क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है, ये देखिए, ये यहाँ देखिए आप, ये यहाँ से चल रही है, यहाँ से,
और ये जो पूरा आपको कुंडलित स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो कुंडलित स्ट्रक्चर है आपका, ये पतला वाला, ये पूरा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, जिसको आप क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि जो छोटी आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 7.5 मीटर लंबी है। कितनी है? 7.5 मीटर लंबी, और अत्यधिक कुंडलित है, हाईली कॉइल्ड नली है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन नाम क्या दिया है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअल क्या है कि अत्यधिक कुंडलित होने से क्या है कि ये कॉम्पैक्ट स्पेस में ही रहती, बहुत ज़्यादा कुंडलित होने से। और इसकी लंबाई जैसे जो घास खाने वाले जो शाकाहारी हैं, जैसे हिरण हैं, उनके लिए लंबी होगी, क्योंकि उनको सेल्यूलोज पचाना होगा। और जो मांसाहारी होंगे जैसे बाघ वगैरह, उनके लिए छोटी होगी। तो ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए एक उसके पूर्ण पाचन का एक स्थान है। और इस कार्य के लिए वो यकृत और अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। मतलब इस कार्य के लिए उसको एक तो यहाँ से यकृत से और एक यहाँ ये अग्नाशय से स्त्रावण मिलता है, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अब देखिए कैसे होता होगा। अब कह तो दिया हमने कि इस कार्य के लिए यकृत से स्त्रावण प्राप्त हो रहा है, अग्नाशय से हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए ये यकृत, ये यहाँ देखिए, ये जो यकृत वाला हिस्सा है, इसको देखिए, ये यकृत। तो ये लीवर या यकृत को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पाएंगे कि ये गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। कौन सी ग्लैंड है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है यकृत। और ये जो आपका उदर होता है, एब्डामिन होता है, उसके ऊपरी भाग में राइट साइड में होती है। तो ये आपका यकृत है। और इसमें ये इसकी खास बात मैं आपको बताता हूं जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी, कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है यकृत, लीवर। और ये पित्तरस, बाइल जूस का स्त्रावण करता है। यकृत एक्चुअली क्या करता है? पित्तरस का स्त्रावण करता है। और ये पित्तरस एक थैली में संग्रहित होता रहता है। देखिए ये यहां आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम पित्ताशय या गाल ब्लडर बोलते हैं। तो देखिए पित्ताशय में ये थैली देखिए आप पित्ताशय की, और ये पित्त नली है, देखिए पित्त नली, ये पित्त नली और ये पित्ताशय। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये पित्तरस का स्त्रावण करती है। और एक वो एक्चुअली वो पित्तरस कहाँ संग्रहित रहता है? एक थैली में, ये यहाँ देखिए, और इसको हम बोल रहे हैं पित्ताशय। और पित्तरस क्या करता है? वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारा जो यकृत से जो हमको, ये जो यकृत से हमको जो ये पित्तरस प्राप्त होता है, जो यहाँ पित्ताशय में होता है, ये क्या करता है? वसा के पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है। और साथ में ये क्या करता है कि जो आपकी जो छोटी आंत है, ये जो छोटी आंत होती है, इसके अंदर जो वसा है उसको इमल्सीकृत भी करता है। तो चलिए अब अग्नाशय की बात कर लें। तो जो अग्नाशय से स्त्रावित कौन सा आपका जो रस है, जिसको हम कह रहे हैं अग्नाशयी रस, अग्नाशय पेनक्रियास। तो पेनक्रियास देखिए क्या होता है, पेनक्रियास कहाँ है, इसको भी देख लें जरा। तो ये अग्नाशय जो है, पेनक्रियास की अगर बात करें तो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। देखिए आप ये यहाँ, ये हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है, क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, जो आमाशय के ठीक नीचे, देखिए ये आमाशय आपका स्टोमक है, इसके बिल्कुल नीचे है। ये अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती है, मतलब आपका जो है पैंक्रियाटिक जूसेस का स्त्रावण करती है, अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती है। तो इस अग्नाशयी रस में जो है प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इस अग्नाशयी रस में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन होता है। और इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो यहाँ हमने ये समझ लिया कि जो अग्नाशय से स्त्रावित अग्नाशयी रस है, उसमें ये ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं,
और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है और लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन कर देता है। तो आपके प्रोटीन और वसा का पाचन हो गया, ठीक है। और यकृत भी जो है, यकृत से स्रावित पित्तरस वसा के पाचन में भूमिका निभा ही रहा है। तो कुल मिलाकर आपका प्रोटीन और वसा का पाचन यहाँ हो गया। और साथ साथ इसी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के अंदर अभी कुछ और होना भी बाकी है। मतलब जब यह आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन है ये इस छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचेगा, तो जो इसकी भित्ति है, जो इसकी जो हम कहें कि इसकी जो वॉल्स है, उससे जो आंत्र रस निकलेगा, है ना, इंटेस्टिनल जूस निकलेगा, वो नीचे आते हुए भोजन के सभी घटकों का पूर्ण पाचन कर देगा। मतलब कैसे करेगा? जो इसमें जो आंत्र रस निकलेगा, है ना, जब भोजन नीचे की तरफ आया तो इसमें क्या हुआ, इसमें से आंत्र रस निकला, तो वो क्या करेगा, उसमें उपस्थित जो एंजाइम होंगे वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देंगे। प्रोटीन को किस में बदलेंगे? एमिनो अम्ल में। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देंगे और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देंगे। तो अब इस तरीके से आपका क्या हुआ कि इसमें जो उपस्थित एंजाइम थे उन्होंने ये चेंजेस किए, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में इन्होंने चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से अब आपका जो है क्षुद्रांत के अंदर जो है या यूं कहें छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनका अपना पाचन हो गया। और हमने यहाँ ये देखा कि इन्होंने इसके लिए क्या किया, इस कार्य के लिए यकृत और अग्नाशय से भी मदद ली कि यकृत और अग्नाशय से भी स्त्रवण प्राप्त कर लिया, यकृत से पित्तरस लेके वसा का पाचन कर लिया, अग्नाशय से अग्नाशयी रस ले लिया जिसमें ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन का पाचन कर दिया और लाइपेज ने इमल्सीकृत वसा का पाचन कर दिया। और नीचे आते आते ये जो क्षुद्रांत या छोटी आंत की जो भित्ति थी इसने क्या किया, इसने क्या किया, आंत्ररस का स्त्रवण किया जिसने पूर्ण पाचन कर दिया। एंजाइम इसमें उपस्थित जो एंजाइम थे उन्होंने प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। मतलब वसा को वसा अम्ल मतलब फैटी एसिड्स में बदल दिया और ग्लिसरॉल में बदल दिया। अब क्या होगा? अब जो पचा हुआ भोजन होगा वो कहाँ आएगा? अब जो पचा हुआ भोजन होगा वो अवशोषित होकर क्षुद्रांत की या छोटी आंत की भित्ति में स्थित, ये जो छोटी आंत की जो भित्ति है इसमें स्थित रुधिर वाहिकाओं में या ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। इस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो क्षुद्रांत की जो या छोटी आंत की जो भित्ति होती है, इस छोटी आंत की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भित्ति होती है उसमें इस तरह की उंगली नुमा जो है संरचनाएं होती है, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम या विलाई या रसांकुर भी कहते हैं। ये क्या करती है कि ये जो अवशोषण आप कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो ब्लड वेसल्स में होगा, इस अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देती है। क्योंकि जो प्रत्येक आपका जो दीर्घरोम या विलाई है उसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का पूरा एक ब्लड वेसल्स का पूरा एक जाल होता है। तो चलिए हमने समझ लिया कि दीर्घरोम या विलाई की सतह पर पचे हुए भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा और फिर ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाएगा। और फिर ये जो अवशोषित भोजन होगा या अवशोषित पदार्थ होंगे वो रुधिर वाहिकाओं में ब्लड वेसल्स की मदद से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाए जाएंगे और शरीर के विभिन्न भागों तक ये ले जाए जाएंगे जहाँ इनका उपयोग प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों को बनाने में होगा। प्रोटीन जरूरी है तो इनका उपयोग प्रोटीन जैसे जरूरी पदार्थों को बनाने में होगा। अब आप कहाँ तक पहुँच गए? अब तो आप सेल्स तक आ गए। और ये जो क्रिया है जिसको मैं कह रहा हूँ प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों का, और ये जो अवशोषण हुआ है, अवशोषित पदार्थ ब्लड वेसल्स की मदद से शरीर के विभिन्न भागों तक जा रहे हैं, इसको स्वांगीकरण या एसिमिलेशन भी कहते हैं इस क्रिया को। तो चलिए आप कोशिकाओं तक आ गए। तो कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसका विघटन होगा ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होगा। तो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज उपस्थित हुआ है
उसका विघटन किसकी मदद से होगा? ऑक्सीजन की मदद से होगा। और किस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होगा, और ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। मतलब यहाँ आकर आपकी पोषण की प्रक्रिया जो है वो हो गई है अब, और भोजन का पाचन भी हो गया है। अब जो भोजन जो बिना पचा बचा है केवल वही रहेगा, और वो बिना पचा हुआ भोजन कहाँ आ जाएगा? देखिए, बिना पचा हुआ भोजन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, मतलब बड़ी आंत में आ जाएगा, और बाकी तो सब सेल्स के अंदर चला गया और एनर्जी रिलीज हो गई और सब हो गया। तो चलिए, अब वो बड़ी आंत में आ गया, तो बड़ी आंत या बृहदांत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसका हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें वो आ जाता है। अब बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? ये हाँ देखिए, ये थोड़ा सा ये देखिए इसको, ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि जो बृहदांत्र होती है या लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत होती है, ये एक्चुअली क्या है कि मज़ेदार बात बता रहा हूँ मैं, कि ये छोटी आंत से कम लंबी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर होती है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 7.5 मीटर लंबी है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपकी कितनी? 1.5 मीटर लंबी है। तो ये तो उससे क्या हो गई? कम लंबी हुई ना, उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से क्या है? ज़्यादा है। परंतु एक खास बात आप ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत की अपेक्षा ज़्यादा वाइडर होती है, चौड़ी होती है। तो बड़ी आंत की चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन वो लंबाई में क्या है? कम है। तो चलिए, हमने ये बात भी जान ली। अब इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? बड़ी आंत का या लार्ज इंटेस्टाइन का जो मुख्य कार्य है वो जल एवं कुछ लवणों का जो है वो अवशोषण कर लेती है। एक्चुअली क्या है कि यह अवशोषण किसकी मदद से करती है? तो उस पर भी दीर्घरोम होते हैं, विलाई होते हैं, वो ज़्यादा संख्या में होते हैं, उनके द्वारा ये अवशोषण कर लिया जाता है। तो जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण हो जाता है। अब बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वो मलाशय में, है ना, मलाशय में चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा, जहाँ से गुदा द्वारा, एनस द्वारा इसका शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाएगा, जिसको इजेक्शन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने जो मनुष्य में पोषण की ये रोचक और रोमांचक यात्रा संपन्न की। धन्यवाद।